हाय, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर शेल और सब शेल का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ चंद एक मेन चीज़ें हैं उनको देखेंगे। तो बेसिकली हम पीछे से बड़ी तरतीब से चलते आ रहे हैं। बुक में हमने एटम के स्ट्रक्चर की बात की है, फिर चलते चलते अब हम फाइनलाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, फाइनलाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम डेफिनेशन लेके आएंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पुट करके फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात को समझेंगे ज़रा और हम कंसेप्चुलाइज करेंगे इस चैप्टर को सारे को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल्स। दो चीज़ें हैं, शेल में और सब शेल में। इन शेल्स एंड सब शेल्स। अच्छा, यहाँ पर एक एल और आएगा। अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी या एनर्जी वैल्यूज, इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर पहले बात को समझ लें। वो कहता है आपने इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना है शेल में और सब शेल में। थोड़ी देर के लिए हम एटम का स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें आपके पास किसी भी एटम का कोई स्ट्रक्चर है, दरमियान में न्यूक्लियस है, ये उसके गिर्द ऑर्बिट हैं, शेल हैं या एनर्जी लेवल है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है। इसके आगे हमारे पास जो टॉपिक आने वाला, सॉरी, जो दूसरा मेन चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शेल है हमारे पास। दूसरी हेडिंग शेल। शेल क्या है? शेल बेसिकली यहाँ पर शेल आर एनर्जी लेवल्स। क्या लिखेंगे? शेल्स आर एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल है। फिर लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाई, किससे जाहिर किए जाते हैं अभी देख लेते हैं हम। रिप्रेजेंटेड बाई अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? के हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, एम, और इसी तरह ऑनवर्ड भी हो सकते हैं, एम, एन। तो इनको एन से जाहिर किया जा सकता है, एन से, यानी कि एक, दो, तीन या चार, इस तरह ऑनवर्ड ये शेल की तादाद हो सकती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसी लिहाज से इन चीज़ों का भी हम समझने वाले हैं। तो मैंने बात की शेल की। शेल को हम इसे ही एनर्जी लेवल कहते हैं, शेल को ही। इसी को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये सेम ही चीज़ है, आप घबराएंगे नहीं। तो फिल वक्त हमने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया, दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस, फिर ये के पहला शेल, एल दूसरा शेल, एम तीसरा शेल, इसी तरह चौथा शेल गिर्द इसके एन आ जाएगा। तो इनकी जो काउंटिंग है, एन इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, एन इज इक्वल टू 2 कर लेंगे, एन इज इक्वल टू 3 कर लेंगे और एन इज इक्वल टू 4 कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 4 शेल बनाए एटम के। ये वो मदार हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम तीसरा शेल है, एन चौथा शेल है। मैं आपके सामने काउंटिंग कर रहा हूँ। दीज आर काउंटेड। क्या लिखेंगे? दीज आर काउंटेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटवर्ड, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटवर्ड। के न्यूक्लियस के करीब जो शेल है उसको हम पहला शेल कहेंगे, और जो लास्ट पे जा रहा है उसको हम बाद में, यानी कि एक, दो, तीन, चार, इस तरह गिनती अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला शेल कौन सा है? के पहला शेल है, एल दूसरा है, एम तीसरा, एन चौथा। पहले शेल को डिस्कस कर लेते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। तो मैंने कहा के पहला शेल है, के इज इक्वल टू नंबर 1, या बल्कि इस यहाँ लिख लेते हैं। पहले शेल को मैंने कहा कि ये के शेल है या एनर्जी लेवल है। दूसरा कौन सा है? दूसरा एल शेल है। तीसरा कौन सा है जी? तीसरा एम शेल है। चौथा कौन सा है? चौथा एन शेल है। तो ये 4 शेल हैं।
कौन कौन से KLMN मज़ीद भी हो सकते हैं शेल, लेकिन फिल वक्त हम इन्हीं की बात करेंगे। तो N शेल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे आते हैं और सब शेल में कैसे आते हैं और सब शेल क्या है। तो ये तो 4 शेल हैं, इनकी गिनती हमने देख ली। इनकी गिनती कैसे हो सकती है, इन्हें N कहते हैं जी। N नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं। N की तादाद क्या हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे ऑनवर्ड हो सकते हैं। तो ये हो गए आपके पास शेल एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के गिर्द जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बात करेंगे सब शेल की। सब शेल देख लेते हैं। एक्चुअली जब हम यूनिवर्सिटी के एक कैंपस की बात करते हैं, दी हेड कैंपस, दी मेन कैंपस, फिर हम कहते हैं सब कैंपस हैं जी फलां फलां सिटी में, या इस तरह करके हम कहते हैं। तो एक पूरा मुल्क है, फिर उसके बाद सब कंट्री की अगर बात करें, सूबे आ जाते हैं उस मुल्क में, प्रोविंसेस आ जाते हैं। इसी तरह आपने पहले शेल की बात की, फिर आपने सब शेल की बात की। आप पहले क्लास की बात करते हैं, फिर सब क्लासेस की बात करते हैं। आप पहले यूनिवर्सिटी के एक कैंपस की बात करते हैं, फिर आप सब कैंपस कहते हैं। यानी कि जो शेल है वो एक बड़ी इकाई है, सब शेल एक छोटी इकाई है, उसके अंदर पाया जाता है, कहीं पर उसका हिस्सा ही है। तो यहाँ पर सब शेल की अगर बात करें तो शेल्स कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स ऑफ सब शेल्स। एक शेल है वो सब शेल पर बेस करता है, सब शेल। और ये सब शेल्स हैं, ये सब शेल, ये जो सब शेल की हम बात कर रहे हैं, सब शेल्स रिप्रेजेंटेड बाई, किससे जाहिर किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई SPDF। तो ये सिंबल्स हैं, ये अल्फ़ाबेटिक्स हैं जिनसे शेल जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो सब शेल जो है, सॉरी, शेल KLMN से और सब शेल SPDF से। अब हमने कहा कि शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल, इन शेल के अंदर ही कहीं पर सब शेल मौजूद है। कैसे मौजूद है, फिल वक्त हम इसको समझ लेते हैं। के शेल के अंदर ही S सब शेल मौजूद है। के शेल के पास एक सब शेल है। फिर L की अगर बात करें तो L के पास 2 सब शेल हो सकते हैं। कौन कौन से, S, चलें इसको भी उसी तरतीब से लिख लेते हैं। इसके पास S और P सब शेल हो सकते हैं। M शेल की बात करें, इसके पास 3 सब शेल हो सकते हैं, S, P और D सब शेल हो सकते हैं। N की बात करें तो इसके पास 4 सब शेल हो सकते हैं, S, P, D और F। तो इस तरह हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। जैसे पहले छोटे बच्चे को अली बे पे पढ़ाई जाती है, तो वो ये नहीं पूछता अली बे पे या 1 2 3 क्या चीज़ें हैं, वो बिल्कुल उनको याद करता है। तो देन हेयर द मेन लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग इज वी हैव टू मेमोराइज दीज थिंग। शेल इज़ अ बिगेस्ट यूनिट एंड द सब शेल इज़ द स्मॉलर वन। शेल इज़ ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस and the subshell lies within the shell, that is smaller unit of shell. Then we can say here K shell has a subshell that is S. The L shell has 2 subshell that are S and P. M shell has 3 subshell. The 3 are S1, P2 and D are third. The fourth shell contains 4 subshell. फोर्थ शेल कंटेन 4 सब शेल SPDF। तो इस तरह से इस तरतीब को हमें याद रखना पड़ेगा कि पहले शेल है फिर सब शेल है। तो सब शेल को SPDF से जाहिर किया जाता है और शेल को किस तरतीब से, KLMN से। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल हैं, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल हैं और सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल हैं और फर्स्ट शेल के अंदर 1 सब शेल है। इस तरतीब से याद करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसका भी एक बेसिक है कि वो हमें समझना है एक फार्मूले के तहत कि हमने इन चीज़ों को भी याद रखना है। इनकी हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना के, एक मेमोरी बना के इनको याद करके रखना है, फिर ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो शेल और सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जाते हैं, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एस के पास, एस जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है, जबकि पी जो है, पी अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इस तरह डी की आपकी बुक में बात नहीं की गई। तो इसी तरह एफ है, ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं अपने पास।
तो हम फिल वक्त आपके लेवल तक यहीं पर बात करेंगे। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी अगर बात करें कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने, एम में कितने, तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला बताया जाता है। क्या फार्मूला है हमारे पास? फार्मूला है जी 2n²। ये फार्मूला हमें बताता है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में कितने आएंगे। और एन इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ शेल। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 4 इस तरह एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास एन की तादाद के केस में 1 है, एल के केस में 2 है, एम के केस में 3 है, एन के केस में 4 है। थोड़ा सा रफ अमल कर लेते हैं। रफ अमल क्या, बल्कि इसी को इसी साइड पर ले आते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने देखने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, शेल के अंदर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करने। तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू इस केस में क्या है, 1 है। इसकी अगर बात करें तो हमारे पास फार्मूला है 2n²। n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, हमने 1 पुट किया n की जगह पर, और 2 इंटू 1 का स्केयर बिल्कुल 1 आएगा। तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 क्या बनेगा इंटू 1, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे किस में, के शेल में। फिर एल शेल की बात कर लेते हैं। एल शेल इज सेकंड शेल, और इसमें n की तादाद कितनी है, n इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर 2n² वाला फार्मूला पुट करें, 2 इंटू n की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर 4 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरह आएगा। तो ये 4 को 2 बार क्या बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर फिर वैसे ही इज इक्वल टू n की वैल्यू 3, यहाँ पर लेके चलें इसे मजीद आगे, स्केयर की फॉर्म में लिख लें इसे। 3 का स्केयर कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास फोर्थ शेल है, इज इक्वल टू 4 कर दें n की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 का स्केयर लें तो 4 इंटू 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2 इंटू 16, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो इस तरह 2n² वाले फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसी शेल में। जबकि सब शेल की जगह अगर बात करें तो हमें ये बात जहन में बिठानी होगी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह इनको फिल वक्त हम आपकी लेवल पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इनमें 14 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये चीज़ें बात की हैं। तो 10 हो जाएंगे और यहाँ पर आई थिंक 14 हो जाएंगे फिल वक्त, ये बड़ी क्लासों में जाके आप पढ़ लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो कहते हैं आपके पास, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 11 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। कोई भी आपके पास एटम है उसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका पता होना चाहिए। वो कौन सी हैं? थिंग्स यू शुड मेमोराइज बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले आपको कोई 2-3 चीज़ें हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, या इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एटम के पास सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स सीक्वेंस इन सब शेल्स। तो सेकंड पॉइंट था सीक्वेंस ऑफ सब शेल एंड सब शेल, थर्ड पॉइंट था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल। ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एक एटम में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करने वाले थे। एग्जांपल में 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। कोई भी एटम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी हमने करनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कोई भी एटम है, फ़र्ज़ करें कोई भी ए एटम है आपके पास, उसकी आपने करनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए एटम में कितने हैं, 11 है। सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल पता होनी चाहिए। हमें पता है पहला शेल के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है, चौथा एन होता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन पता चल गया हम के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18,
और n में 32 इलेक्ट्रॉन। ये जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, गो थ्रू की हैं, इनको पहले तो मेमोराइज करना, अच्छे से जहन में बिठाना, फिर हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है। चलें, तो 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कोई भी एटम है जी ए, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसकी करनी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें पता होना चाहिए शेल और सब शेल की तरतीब का। शेल की तरतीब भी देख ली और सब शेल की भी देख ली हमने कि के में कितने हैं, और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं शेल और सब शेल में, शेल का तो पता चल गया और सब शेल का भी हमने देख लिया। एस में 2, पी में 6, यही इलेक्ट्रॉन आपकी इस बुक के इर्द गिर्द घूमते हैं, यही वाले सब शेल। चलें, तो पहला हमारे पास कौन सा शेल है, के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, फिर चौथा शेल एन है। हमें पता है के में एक ही सब शेल आता है जिसे एस सब शेल कहते हैं, और एक एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हमने 1s2, ये के शेल मुकम्मल हो गया। फिर एल की तरफ बढ़ते हैं। एल शेल में 2 सब शेल हैं, एक एस और दूसरा पी, तो ये दूसरा शेल है, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, ये 1 लिखा मैंने, यहाँ पर लिखूंगा 2s2 2p, क्योंकि एल के अंदर पी भी मौजूद है। जब मैं 2p लिखूंगा यहाँ पर, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मुझे पता है पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी पढ़ा है हम। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 11। यहाँ पर कितने, 10 हो चुके हैं। फिर हमें एम शेल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एम में कितने सब शेल हैं, 3sp_d। तो एम की अगर बात करें तो फिर मुझे 3 का डिजिट ऐड करना पड़ेगा। 3 में 3s, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ, 2, लेकिन हमारे पास कितना बचा, 1। तो ये ले, ये हमारे पास कौन सा के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। 3 शेल हैं और हमने इलेक्ट्रॉन भी पूरे कर दिए जिसमें उसने कहा था। ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो कि बुक में गिवन है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो ले आते हैं हम। उसमें कहता है कि आपके पास जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें आपको देता है वो क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में। हमें पता है कि क्लोरीन जो है उसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसके ऊपर ये माइनस का सिंबल आया तो यहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन किससे छीन लिया हुआ, यानी कि इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। इसकी करनी है आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है इस केस में हमारे पास। इसके 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। उसने कहा इलेक्ट्रॉन इन एटम आपको पता होने चाहिए। हमें पता चल गया क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल, हमें शेल की तरतीब का भी पता है और सब शेल की तरतीब का भी पता है। हमें ये भी पता है कि शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और सब शेल में कितने। तो चलें फिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास के शेल आएगा, फिर एल शेल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। के में एक सब शेल पहला शेल है, दूसरा शेल इसमें 2 सब शेल एस पी, तीसरा शेल इसमें 3 सब शेल एस पी और डी, चौथा शेल इसमें 4 सब शेल एस पी डी और एफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शेल के सब शेल लिखते हैं 1s2। 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि ये पहले शेल में आ रहा है। 1s2 खत्म हो गया, पहला शेल मुकम्मल हो गया। दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में 2s2 दूसरा शेल है तो मैं 2 लिख रहा हूँ, 2s2 और 2p। कितने हैं, 18 पूरे करने और p में 6 आते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 4 और 6 10 हो गए। अब हमारे पास आएगा m शेल, इसमें 3 सब शेल मजीद मौजूद हैं। तो 3 स्टार्ट कर लेते हैं। 3s2 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन और 3p 6। हमें पता है कि p में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो हमारे 3 शेल भी आ गए और तीसरे शेल का सब शेल एक डी रह गया, लेकिन डी से पहले ही हमारे इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 18 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 4 10 12 और 18 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। तो हमने Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी। हमें पता है कि Cl जो है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसने किसी से ले लिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल हमारे पास और है, एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं इसे। ये जो एग्जांपल इसमें वो कहता है कि m में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके पास। आप बताइए कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने या एटॉमिक नंबर कितने हैं। तो ये बताने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसे दिखाना पड़ेगा। वो जो कहता है बुक में कि m जो है, m शेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब पीछे वाला
के और एल शेल मुकम्मल करके फिर ही एम पर पहुंचा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले शेल को खाली छोड़ दें और आखिरी शेल पर पहुंच जाए। पहले आपको पहले वाले फिल करने पड़ते हैं, फिर अगले पर जाना पड़ता है। तो के जो शेल है इसका मतलब ये भी कंप्लीटली फिल है और एल भी फिल है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एल में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और एम में टोटल 18 आते हैं, लेकिन उसने कहा 5 मौजूद है। इसका मतलब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्पेस फिल करके पहुंचा है एम पर। तो हम कहेंगे पहले के इलेक्ट्रॉन, इसमें के शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके आया, एल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके आया, और 5 में कितने बता रहा है, एम में 5। 2 और 8 10, और ये 5 कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। और जो हमसे वो पूछ रहा है कि आप बताएं एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 5 तक पहुंचते हुए 15 एटॉमिक नंबर हमारे पास आया 15 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कोई भी 15 एटॉमिक नंबर रखने वाला एटम है। और ये किसके होते हैं 15? ये फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस टॉपिक की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक्स हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हें याद करने के बिना आपका चारा नहीं है। ये ताहयात अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको चुभती रहेंगी ये चीज़ें अगर आप याद नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके।